फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर शैक्षिक तकनीक और आईसीटी के अंतर्गत सेकेंड यूनिट चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर क्या। इसी के तहत हम आगे अपना चलते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जैसे आपकी सिलेबस में है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का कौन सा वर्गीकरण किया गया, उसी के तहत हम आगे चल रहे हैं। और ये जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, ये आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है उस टीचिंग सब्जेक्ट में भी ये सिलेबस कवर करता है, उसमें भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो साथ साथ उसमें भी ये काम आएगा। इसके साथ साथ तो शुरू करते हैं शैक्षिक उद्देश्य। अगर शैक्षिक उद्देश्यों की बात करें तो प्रारंभ में शिक्षण या शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में बहुत सारी भिन्नताएं थी। शुरू में जब ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नहीं हुआ था उस संबंध में बहुत भिन्नताएं थी। और कुछ लोगों का, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कुछ लोगों का मत था, यहाँ पे देखिए कि कुछ लोगों का मत था कि छात्रों को ज्ञान होना चाहिए और कुछ का मत था समझ होना चाहिए। भाई कुछ को मत था कि जो भी पढ़ाया जा रहा है या शिक्षा के जो उद्देश्य है उसमें निर्धारित किया जाए कि छात्रों को ज्ञान हो, जो भी चीज़ पढ़ाया जाए उसके बारे में ज्ञान हो। कुछ कहते नहीं, ज्ञान के साथ साथ उनमें समझ भी होना चाहिए उस चीज़ को, सिर्फ ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। जैसे आज भी शिक्षण कराया जाता है या शिक्षा दी जाती है आपको, तो उसको बिना उद्देश्य निर्देश नहीं दिया जाता। कोई ना कोई उद्देश्य लेकर ही टीचर क्लास में आता है और उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाता है। तो वही कह रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्य जो है वो उद्देश्य को कुछ लोग कह रहे थे ज्ञानात्मक हो, कुछ लोग कह रहे थे नहीं, उसको समझ के अंतर्गत। और शैक्षिक उद्देश्यों का अगर वर्गीकरण के विचार की बात करें तो यहाँ देखते हैं हम कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का विचार बोस्टन में आयोजित, ध्यान रखिएगा, बोस्टन में आयोजित एग्जामिनर की मीटिंग में, बोस्टन में आयोजित एग्जामिनर्स की मीटिंग, जो एग्जामिनर जो परीक्षक होते हैं उनकी मीटिंग में 1948 में अमेरिकी साइकोलॉजी एसोसिएशन द्वारा लिया गया था। जो वर्गीकरण का विचार कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाए, उसका विचार कहाँ लिया गया था? उन एग्जामिनर की मीटिंग 1948 में अमेरिका साइकोलॉजी एसोसिएशन द्वारा लिया गया था। और यह निर्णय लिया गया था कि शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण मुख्य 3 भागों में या मुख्यतः 3 सिद्धांतों में होगा। शैक्षिक होगा, एक तार्किक होगा और तीसरा मनोविज्ञान के आधार पर होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण हम करेंगे, उनका आधार जो हो, वो प्रिंसिपल जो हो वो 3 हो, एक शैक्षिक हो, एक तार्किक हो और तीसरा क्या हो, मनोवैज्ञानिक हो। ये 1948 में ये लिया गया था। उसके बाद बीएस ब्लूम का वर्गीकरण जैसे हम जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो बीएस ब्लूम क्या कहते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की परिभाषित करते हुए वो कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों का लक्ष्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं है होते। उनका कहना है कि शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक उद्देश्यों का लक्ष्य सिर्फ पाठ्यक्रम का निर्माण करना नहीं है, सिर्फ पाठ्यक्रम का निर्माण करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये तो है ही, इसके अलावा क्या, या अनुदेशन के निर्देशन दिया जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम का निर्माण करना नहीं है या अनुदेशन के लिए निर्देशन देना ही नहीं है, बल्कि अपितु मूल्यांकन प्रक्रिया में विशिष्टता में भी सहायक होते हैं, कि मूल्यांकन में भी ये हमारे लिए सहायक हो। जब हम मूल्यांकन पढ़ेंगे, शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, मापन और मूल्यांकन, तो उसमें भी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन का आधार भी इसको माना है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या माना है, मूल्यांकन का आधार भी माना है। और इस प्रकार उन्होंने क्या कहा है, इस प्रकार उद्देश्यों को सोचने समझने और सोचने विचारने तथा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में सम्मिलित किया। आप लोग सुने भी होंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 पक्षों में है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक।
अब ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। क्या होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक? देखिए, ज्ञानात्मक का उन्होंने कहा है कि हेड अर्थात मस्तिष्क से संबंधित, अर्थात जो ज्ञान, जो संज्ञानात्मक जिसको कहते हैं, जिसको जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित हो। यहाँ 3H की बात की गई है, 3H सिद्धांत, हेड, हैंड, हेड, हार्ट एंड हैंड। 3H सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने कहा था कि बालक में 3R की जगह 3H का विकास करना चाहिए। रीडिंग 3R का पहले चल रहा था, 3R की बात उन्होंने कहती है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। 3R का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। 3R के साथ साथ 3H का विकास होना चाहिए, मतलब लिखने, पढ़ने और गणितीय ज्ञान के अलावा। 3R का मतलब यही है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ध्यान रखिएगा, गांधी जी का सिद्धांत है ये बहुत पूछा जाता है, 3R और 3H। उन्होंने कहा था रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक के अलावा हेड, हार्ट एंड हैंड का भी विकास होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बेसिक शिक्षा दी थी, जिसमें हस्त कौशल पर विकास ज़्यादा दिया था। इसी कारण तो हेड का मतलब होता है जो मस्तिष्क से संबंधित पक्ष हो, अर्थात जो यहाँ पर हम स्टोर करके जो जानकारी करके रख सके, उससे संबंधित संज्ञानात्मक पक्ष से। एंड हार्ट, हार्ट जानते हैं आपके दिल से, अर्थात हमारे भावों से जो रिलेटेड हो। तो भावात्मक से जो वर्गीकरण है वो आपके किससे, भावनाओं से है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, भावनाओं से। जो ज्ञान आपके भावनाओं को टच करे, अर्थात आपके भावनाओं को प्रभावित करे, आपके भावनाओं में आ जाए, आपके विचारों में वो आ जाए, उस चीज को कहा गया है भावनात्मक। हैंड, और जो ज्ञान आपके क्रियाओं में आ जाए, मतलब जिस ज्ञान का प्रयोग आप अपने कार्यों में करने लगे, ये हार्ट को हो गया, ये हैंड हो गया, अर्थात क्रिया से संबंधित पर शरीर क्रियात्मक पक्ष, ये लिखा है, तो उसको कहते हैं क्रियात्मक पक्ष। अब अगर बात करें तो यहां देखिए, ब्लूम्स ने तीनों का वर्गीकरण किया, लेकिन तीनों का अकेले नहीं किया। ब्लूम्स ने ज्ञानात्मक अकेले किया। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष को बेंजामिन एस ब्लूम, पूरा नाम जो इनका है, कभी कभी पूरा नाम ही पूछ लेते हैं, टैट में भी पूछ लेते हैं, बेंजामिन एस ब्लूम है। उन्होंने कब किया था, 1956। कब किया है, 1956 में इसका विभाजन किया है बेंजामिन एस ब्लूम ने, इसका ज्ञानात्मक पक्ष का। भावात्मक पक्ष का अगर बात करें तो ब्लूम ने अपने साथी कैथवाल और मसीहा की सहायता से, किसकी सहायता से, कैथवाल और मसीहा की सहायता से इसका वर्गीकरण 1964 में किया। और मनोक्रियात्मक का वर्गीकरण सिम्पसन द्वारा किया गया। ब्लूम के साथी सिम्पसन थे, उनके द्वारा जो किया गया, मतलब व्याख्या तो उनके द्वारा किया गया, जो वर्गीकरण है वो ब्लूम की सहायता से किया गया था शुरू में। तो 1964 में कब किया गया, सॉरी 1969 में। 1964 में तो भावात्मक पक्ष, 1969 में क्रियात्मक पक्ष। तो ध्यान रखिएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष का 1956 में, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, कैथवाल और मसीहा के द्वारा 1964 में, और 1969 में क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। मेनली उसके जो थे वो सिम्पसन ही थे, ठीक है, लेकिन ब्लूम का भी उसमें योगदान रहा है। आगे देखते हैं इसका वर्गीकरण क्या रहा है। वर्गीकरण मेन है, ध्यान दीजिएगा इसमें, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इसी को ही ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब यही है, क्या है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। देखिए इसको याद होना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन कैसा कैसा है, और ये हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। आपको मतलब ये नहीं है कि याद करने की जरूरत पड़ेगी, ये है कि एक पॉइंट याद रहे कि आपका टोटल सारा आता जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ज्ञानात्मक पक्ष में है। ज्ञानात्मक पक्ष हमने जो बताया जो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है, जो आपके यहाँ से स्टोरेज से रिलेटेड है, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें है ज्ञान है पहला, इसका ध्यान रखिएगा, ज्ञान। फिर है इसका बोध, ज्ञान का मतलब आप जान रहे हैं, इसका हम डिटेल पूरा आगे आ रहा है।
तो यहीं पे डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञानात्मक का अलग डिटेल है, भावात्मक का अलग है, क्रियात्मक का अलग अलग डिटेल है, तीनों का अलग अलग डिटेल है। तो इसमें जब बच्चा ज्ञान ग्रहण करेगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग पर करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा तो उसको अपने प्रयोग में भी लाएगा, प्रयोग लाने के बाद विश्लेषण करना है, उसको छोटे छोटे भागों में पहले बांटेगा, फिर उसको इकट्ठा समेटेगा भी, संश्लेषण करेगा, और लास्ट में क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ये 6 है। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ध्यान रखिएगा। 6 पॉइंट उसके हैं ज्ञानात्मक में। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक का इजीली याद हो जाता है सबको, और सबसे ज्यादा ज्ञानात्मक का ही पूछा जाता है। भावात्मक और क्रियात्मक लोगों को याद नहीं होता, उसको हम याद कराने की कोशिश करते हैं। पहला है ग्रहण करना। ध्यान रखिए यहाँ क्या लिखा है, ग्रहण करना। ग्रहण करने के तात्पर्य यहाँ देख लीजिए, ग्रहण से ना लीजिए। पहला है क्या, जब कोई चीज हमें यहाँ भावात्मक से रिलेटेड है, इसका डिटेल हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये ज्ञानात्मक पक्ष का तो इसी वीडियो में करेंगे, भावात्मक क्रियात्मक का नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो इसलिए यहाँ पे हम डिटेल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये कौन कौन सा पॉइंट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या करना है, रिसीविंग, ग्रहण करना। ध्यान रखिएगा, रिसीविंग। पहले जब कोई चीज रिसीव करेंगे, आप कोई चीज प्राप्त करेंगे, तो जब कोई चीज रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड भी करेंगे। कोई चीज आपको मिलेगी, कहते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसे मिलेगा उसी के साथ करेंगे। तो रिसीविंग के बाद क्या होगा, तुरंत रिस्पॉन्डिंग होगा, अनुक्रिया होगा। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग। जब रिसीविंग करेंगे, रिस्पॉन्डिंग करेंगे, तो उसमें आप वैल्यूइंग भी खोजेंगे कि इसके हमारे जीवन में क्या महत्व है। कोई चीज रिसीव करते हैं, फिर उसी को उसको रिस्पॉन्ड करना होता है आपको, तो वो देखते हैं कि उसके हम कितना इसका वजन है, उसका वैल्यू कितनी, इसका महत्व कितना है। ठीक है, तो महत्व उसका देखेंगे कि कितना महत्व इसका कितना है, तो उसको क्या करेंगे, वैल्यूइंग करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूइंग करेंगे। वैल्यूइंग करने के बाद कॉन्सेप्टलाइजेशन करेंगे उसका, उसके कॉन्सेप्ट को, जब महत्व को समझेंगे कि नहीं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसका हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने को सीखेंगे, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है। और जब समझने की कोशिश करेंगे तो उसको व्यवस्थापन भी करेंगे कि कैसे इसको समझा जाए, उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे। और जब वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो वो आपके क्या आएगा, चरित्र निर्माण में आ जाएगा, आपके करेक्टर में आ जाएगा, जो आपके करेक्टर में आ जाएगा, आपकी आदत में आ जाएगा, कहने का मतलब है। तो क्या है, जब रिसीविंग, एक चीज याद होना चाहिए, रिसीविंग, जब रिसीव करेंगे कोई चीज तो आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करना होता है आपको। जब कोई चीज रिसीव करते हैं तो रिस्पॉन्ड करना होता है। रिस्पॉन्ड करने के लिए आप उसकी वैल्यूइंग जांचते हैं। क्या करते हैं, वैल्यूइंग जांचते हैं कि कितना महत्व है इसका, हमारे जीवन में इसका कितना वजन है, कि हम इसको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करें। जो रिस्पॉन्ड करने की बात आती है कि महत्व जान लेते हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्टलाइजेशन होता है। और जब कॉन्सेप्टलाइजेशन समझते हैं तो उसको हम व्यवस्थित करना पड़ता है, व्यवस्थापन करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेस करना पड़ता है उस चीज़ को, कि उसको अच्छे से हम समझ जाए। जब उसको ऑर्गेनाइजेस कर लेते हैं तो वो हमारे क्षेत्र में आ जाता है, अर्थात हमारे कैरेक्टराइजेशन में आ जाता है। तो सिर्फ एक याद करना है, तो सारा आ जाए। रिसीविंग करेंगे तो हमें रिस्पॉन्डिंग देना होगा, रिस्पॉन्डिंग के लिए हमें वैल्यूइंग जानना है कि उसकी कितनी वैल्यू है, और वैल्यूइंग जान के फिर हम उसका कॉन्सेप्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, कि उसका विचार करेंगे, और विचार करने के लिए हमें उसका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे तो हमारे क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर क्रियात्मक पक्ष का देखें तो उद्दीपन, सबसे पहले क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन आपको बताया था कि उद्दीपन क्या होता है, क्लास जिन्होंने किया उनको उद्दीपन समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब उद्दीपन, जब किसी के सामने आपके उद्दीपन कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, कोई घटना होता है, जिसको देखकर आप एक्शन करते हैं, जिसको देखकर आप क्रिया करते हैं, वही क्या है, उद्दीपन है। तो हमने बताया ना, आप भी जानते हैं, जिसको देखकर हम क्रिया करें। जब उद्दीपन उपस्थित होगा तो हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे ना। जैसे उद्दीपन होगा, जैसे यहाँ पर उद्दीपन कौन है, आप सभी जानते हैं, मैं हूं उद्दीपन आपके लिए। तो यहां जैसे उद्दीपन होगा उसी बात आप तुरंत क्या करेंगे, कार्य करेंगे, मैनिपुलेशन।
जैसे इंप्लीमेंटेशन होगा तैसे ही उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन करेंगे, जैसा उद्दीपन होगा उसी के हिसाब से कार्य करेंगे। आपके मनपसंद व्यक्ति आ गया, हाँ तो उससे गले मिलेंगे बढ़िया से। आप जिससे नफरत करते वो आ गया तो उसी का से गुस्सा करेंगे। जैसा व्यक्ति आएगा वैसा तो करेंगे, जैसा उद्दीपन आएगा वैसे आप कार्य करेंगे नहीं करेंगे। भाई मनपसंद भोजन आ गया तो मुंह से लात टपकने लगे, हाँ, और पता चला कड़वा करेला आ गया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या करेंगे? मुंह बनाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जैसा उद्दीपन होगा वैसा क्या करेंगे आप? कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे तो उसको नियंत्रण की भी जरूरत होगी। जब कोई चीज करेंगे तो उसमें क्या होगा? नियंत्रण की जरूरत होगी। नियंत्रण भी करना है आपको, उस चीज को कंट्रोल में भी रखना है। अनकंट्रोल होगा तो बेकार होगा। उसको कंट्रोल में भी करना है, और कंट्रोल करने के लिए समायोजन जरूरी है। किसी चीज की प्रतिक्रिया, किसी कार्य को करने में जब हम कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित करते हैं तो नियंत्रण के लिए क्या जरूरी है? समायोजन। बिना समायोजन के हम नियंत्रण नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आप करना पड़ता है, तालमेल बिठाना जरूर पड़ेगा। भाई परिस्थितियों के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, दो लोग लड़ाई हो रही है, परिस्थितियों के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समायोजन करना पड़ेगा। जब समायोजन करेंगे तो क्या होगा? आपके स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन, वो आपके क्या होगा? स्वभाव में आ जाएगा। ठीक है, स्वाभाविकरण नेचुरलाइजेशन आएगा, और नेचुरलाइजेशन होगा तो स्वभाव में आएगा तो वो आपकी आदत बन जाएगी। ठीक, तो एक याद करिए, जब उद्दीपन उससे उपस्थित होगा तो हम किसी चीज को क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जैसे ये चीज हम आपको क्लास में एक नहीं बहुत बार बता चुके हैं कि उद्दीपन उपस्थित होते ही तुरंत हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और जब कार्य करेंगे तो उसमें हमें नियंत्रण की भी जरूरत होती है, और नियंत्रण के लिए समायोजन जरूरी है। और जब नियंत्रण और समायोजन करेंगे तो हमारे स्वभाव में भी आ जाएगा, उस चीज को हम बराबर कार्य कर, जब स्वभाव में आ जाएगा तो हमारे लिए आदत बन जाएगी। भाई आदत नहीं बन जाती है कि कोई चीज अंधेरा देख के हम डर जाते हैं, या सुई चुभती हाथ हटा लेते हैं। आदत बनती है ना। एक चीज क्या हो जाती है कि आदत बन जाती है। किसी उद्दीपन उपस्थित होने पर हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे वो हमारी आदत में आ जाता है। ठीक है, कि वो जब ये चीज करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे आदत में आ जाता है। जैसे टीचर को देखकर तुरंत रिस्पेक्ट करने के लिए झुक गए हम, नमस्ते किए, पैर छुए, तो वो चीज क्या है? आदत में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो था वर्गीकरण। उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो। याद कराने का सबसे अच्छा है वह क्रियात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। एक पकड़ो, उसी को एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चले जाओ। बस याद नहीं करना है आपको, पूरा आप लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। जैसे हमने कहा था ज्ञानात्मक पक्ष। देखिए ब्लूम ने का ज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम। तो उन्होंने क्या कहा ज्ञानात्मक पक्ष में? देखिए ज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन की सीढ़ियों में विभाजित किया है। और यहाँ देखिए ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के प्रयोग में हुआ है, लेकिन इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है, निम्न, मध्यम और उच्च स्तर। तो ही कहा है कि निम्न स्तर, ज्ञान बोध को इन्होंने किस स्तर पर रखा है? निम्न स्तर पर रखा है। ज्ञान बोध को किस स्तर पर रखा है? निम्न स्तर पर रखा है। ध्यान रखिएगा। किस स्तर पर रखा है? निम्न स्तर। इस ज्ञान बोध को, प्रयोग को मध्यम स्तर, प्रयोग को निम्न स्तर, विश्लेषण संश्लेषण को मध्यम स्तर और मूल्यांकन को उच्च स्तर। 3 चीज ध्यान रखिएगा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग 3 चीजों को इन्होंने निम्न स्तर पर रखा है, विश्लेषण संश्लेषण को मध्यम स्तर पर और मूल्यांकन को उच्च स्तर पर रखा है। ठीक है, यहां देख लीजिए।
ये देखिए, ज्ञान बोध प्रयोग को निम्न स्तर पर, विश्लेषण संश्लेषण को मध्यम स्तर पर और मूल्यांकन को उच्च स्तर पर माना गया है। 6 भागों में ये 6 उपभाग मिलकर शैक्षिक क्रिया को संचालित करते हैं, और जब एक बार शुरू हो जाता है तो इसका पूरा चक्र चलने लगता है, पूरा चक्र चलता है। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में 3 स्तर, इन्होंने 6 पॉइंट बनाए हैं ज्ञानात्मक ज्ञान ग्रहण करने का। वो 6 स्तर में पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, इसको निम्न स्तर माना है, विश्लेषण संश्लेषण को मध्यम स्तर माना है और मूल्यांकन को सबसे उच्च स्तर माना है। तो इसमें देखते हैं आखिर क्या है। सबसे पहले हम ज्ञान का देखते हैं, ठीक है। निम्न स्तर में ज्ञान का क्या है? नॉलेज। क्या चीज है? नॉलेज। नॉलेज में इसमें सीखने की क्या क्या उपलब्धियां होती है कि नॉलेज अगर देखा जाए तो जैसे हम कोई सूचना दे रहे हैं, उस सूचना को हम ग्रहण कर रहे हैं, बस हमारे मस्तिष्क में आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें ना भाव से जोड़ा है ना हमारे हैंड से जोड़ा है, ये सारी चीजें क्रियाएं मस्तिष्क में हो रही हैं। तो कोई ज्ञान मस्तिष्क में पहले ग्रहण होना, ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान जो है, नॉलेज जो है वो सिर्फ क्या है ना, कोई चीज सूचना ना, हाँ ताजमहल यहाँ स्थित है, ये यहाँ जाता है, ये वहाँ आता है, इसका नाम ये है, आज भारत के प्रधानमंत्री ये हैं, भारत के राष्ट्रपति, सिर्फ ज्ञान होना। तो विशिष्ट वस्तुओं का क्या होना? ज्ञान होना, साधनों का ज्ञान होना, सार्वभौमिक वस्तुओं का ज्ञान होना। सीखने की उपलब्धि क्या है कि कोई भी चीज का सिर्फ क्या होगा, हमें ज्ञान होगा, चाहे वस्तु हो, चाहे साधन हो, चाहे सार्वभौमिक वस्तु हो, कुछ भी हो, ये आम है, ये पत्थर है, ये है, ये वो है, सिर्फ क्या होगा? ज्ञान। इसके अंतर्गत क्या क्या क्रिया? परिभाषा देते हैं, परिभाषा आती है, कहना या स्टेट्स आता है, पहचानना आता है, चुनना आता है, नाम बताना आता है, लिखना आता है, सूची बनाना आता है, दोहराना आता है, पत्ते स्मरण आता है, विज्ञान रेखाचित्र, ये सारी चीजें हम करते हैं इसके अंदर। इसको सही से देखिए आप। क्या चीज होता है? परिभाषा दे सकते हैं, कोई चीज कह सकते हैं। पहचानना हो गया, भाई कोई चीज ज्ञान है तो रिकॉल करते हैं, हाँ अच्छा भारत के राष्ट्रपति, भारत के पेट्रोलियम मंत्री, ताजमहल स्थित है, तो क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं, तो वही पत्ते स्मरण कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। अच्छा 4 मल्टीपल है, क्या करके जाते हैं? याद करके जाते हैं ना, 4 मल्टीपल। अच्छा इसमें से हाँ भारत कब आजाद हुआ, पहचानते हैं 47 में, 48 में, 46 में, 45 में, तो देखते हैं ना। हाँ ये इसका, ये आम है, ये अमरूद है, नाम नहीं बताते हैं, लिखते हैं, सूची बनाते हैं, दोहरान। तो ये सारी क्रियाएं इसके ज्ञान के अंतर्गत होती हैं। किसी भी चीज का ध्यान रखिएगा, उपलब्धि के अंतर्गत साफ साफ बताया, किसी भी चीज का ज्ञान होना, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो साधनों का हो, चाहे सार्वभौमिक वस्तु का, सिर्फ आना हमारे दिमाग में, और जब आएगा तो उसके बारे में कोई पूछेगा तो हम बता सकेंगे या पहचान सकेंगे या रिकॉल कर सकेंगे, जिसको पत्ते स्मरण करके बता रहे हैं, या आप उसकी परिभाषा बता सकें, जो चीज है उसी को बता सकें कि आम इस तरह से दिखता है, अंगूर छोटे छोटे होते हैं, उनको अंगूर कहते हैं, वो गुच्छों में रहता है, तो परिभाषा ही तो बता दें। तो जो चीज ज्ञान, एक प्रकार सूचनाएं हमारे दिमाग में जो आती है उनका, उसके अंतर्गत ये चीजें हम कर सकते हैं। अब बात आती है, ज्ञान तो आ गया, फिर उसको हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग, कंप्रेहेंशन जो करते हैं। जब हम कंप्रेहेंशन कर लेते हैं, किसी ज्ञान को हम समझते हैं, तो उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर समझ विकसित हो गया तो हमारे अंदर अनुवाद विकसित। हम शिक्षण के स्तर बताते समय आपको बताए हुए थे,
स्मित स्तर, स्मित स्तर ज्ञान का होता है, बोध स्तर और चिंतन स्तर, 3 स्तर बताए थे आपको। ठीक है, तो पहला है अनुवाद करना। अगर किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो उसके बारे में हम अनुवाद कर सकते हैं, उसके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम गणना कर सकते हैं, हम बता सकते हैं ये क्या चीज है, ऐसा क्यों है, ये इस तरह से कार्य करता है, इसको अगर उसी के अकॉर्डिंग और दूसरी चीजें, तो वो चीज हम बता सकते हैं। उसको दूसरों को, जैसे कहते हैं ना, अभी तक ज्ञान था, दूसरों को सिर्फ हम बता सकते थे, दूसरों को समझा नहीं कर सकते थे कि ऐसे कार्य करता है। लेकिन अगर बोध स्तर का ज्ञान हो गया तो हम दूसरों को भी समझा सकते हैं कि ये इस तरह से कार्य करता है। तो वही कह रहा है, व्याख्या कर सकते हैं, उसका सारांश दे सकते हैं, उसका अंतर बता सकते हैं, उसका उदाहरण बता सकते हैं। भैया अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो हम बता सकते हैं वाइल्ड एनिमल के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत यही पढ़ाया जाता है। या छोटा सा यही चीज उदाहरण लेंगे, संचार साधनों के अंतर्गत ये चीज आता है, परिवहन साधनों के अंतर्गत ये चीज आता है। जो हमें नहीं बताएगा उससे, उसके अलावा भी और उदाहरण हम बता सकते हैं। अभी तक था हाँ संचार, ये रेलगाड़ी परिवहन साधन है, टेलीफोन संचार साधन, तो वही सिर्फ हम बता सकते थे। लेकिन अगर हमारे अंडर अंडरस्टैंडिंग आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं मोबाइल फोन भी है संचार साधन, ये भी है संचार साधन। तो इस तरह से हम आगे भी बता सकते। वही कह रहा है, सारांश देना, अंतर बताना, उदाहरण देना, पुनः लिखना, ये कर सकते हैं। अनुमान लगाना, ये भी कर सकते हैं। औचित्य सिद्ध करना, संकेत देना या वर्गीकरण देना, प्रतिनिधित्व करना, अपने शब्दों में उस चीज को हम अपने शब्दों में बता सकते हैं। भाई जो चीजें है उसको दूसरे शब्दों, जो परिभाषा में पता उसको नहीं, उस परिभाषा को हम अपने शब्दों में बता सकते हैं। पीछे क्या था वही परिभाषा हम बताएंगे, ये है शैक्षिक तकनीक का मतलब यही होता है। अब ये चीज हम अपने शब्दों में बता सकते हैं कि शिक्षक तकनीक के अंतर्गत ये होता है। जैसे लक्ष्य और उद्देश्य, तो हम जो परिभाषा है वही परिभाषा बताएंगे। अब हम अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं अपने शब्दों में, जब अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो। तीसरा हम बात करते हैं प्रयोग, ये भी निम्न स्तर का है। कौन सा है? प्रयोग। जब कोई चीज हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज ज्ञान होगा तभी हमें बोध होगा, और जब बोध होगा तभी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का मतलब उस ज्ञान का, जो अंडरस्टैंडिंग के हो उस ज्ञान का हम आगे प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं दिमाग में। अच्छा 2 + 2 + 4 होते हैं, तो इसका मतलब 3 + 2 + ये 5 भी होते हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नियम और सिद्धांतों का सामान्यीकरण कर सकते हैं। अच्छा किसी भी पात्र में भरने से या द्रव किसी भी पात्र का स्थान ग्रहण कर लेती है, तो इसका मतलब अच्छा लूटा भी लगा दिया, ठीक है। अच्छा बाल्टी भी लगा दो, अच्छा परात भी लगा दो, क्या कर रहे हैं? प्रयोग भी कर रहे हैं। तो पानी टपक रहा है, परात भी लगा दो, क्योंकि किसी भी पात्र का स्थान ग्रहण कर सकते, रूप ले सकते, जिस भी पात्र में भरा जाएगा उसी का रूप ले लेगा द्रव। तो नियम सिद्धांतों का वर्गीकरण हो सकता है। निदान, डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोस मतलब किसी भी चीज के कारणों को जान सकते हैं। पाठ वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही चीज है कि चयन करना, छांटना, प्रदर्शन करना, दिखाना, निर्माण करना, गणना करना, प्रयोग करना, रचना करना, खोजना, मतलब कोई चीज रचना भी कर सकते हैं, कोई चीज खोज सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग होगा तो उसको अन्य जगहों पर भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग अन्य चीज़ों में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ ज्ञान हमने ग्रहण किया, उसको हमने समझा, जब समझ लिया तो उस ज्ञान का प्रयोग हम सिर्फ यही नहीं कि चलिए पेपर में ही कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कह रहा है प्रयोग करना। अब बात आती है आगे विश्लेषण, मध्यम स्तर में विश्लेषण संश्लेषण।
विश्लेषण का मतलब है कि किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में बांटना। ध्यान रखिएगा, विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बांटना, और संश्लेषण का मतलब है उनको इकट्ठा करना, अर्थात उनके बीच के संबंधों को जानना। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्लेषण। तत्वों का जो भी ज्ञान हमने ग्रहण किया है, जो भी हमने समझा है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उनके तत्वों को हम छोटे छोटे भागों में बांट कर समझ सकते हैं, संबंधों का विश्लेषण कर सकते हैं, व्यवस्थित सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए कहा है देखो, विश्लेषण करना होगा या उनको पृथक्कीकरण करना होगा, उदाहरण देना होगा, संकेत देना, संबंध स्थापित करना, पहचानना, आलोचना तक कर सकते हैं। जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसको हम छोटे छोटे भागों में बांटकर हम उसका जानकारी ले सकते हैं, या उसके खंडों खंडों में उसको हम समझा सकते हैं। और जब चीज़ों को जैसे विश्लेषित करना हो कि ये सही है, या यूं भी कह सकते हैं जो हमने ज्ञान ग्रहण किया, जो समझा, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, गलत है, क्या है, उसका हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि इसको सही माने या गलत माने। ठीक है, तो वो विश्लेषित करना है, एनालिसिस का। तो विश्लेषण करना हो गया। इसके अंतर्गत विश्लेषण करने में हम विश्लेषण करना, हमने कहा जो तत्व हमने समझा है उसके बारे में सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं, उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर। भाई वैसे नॉर्मली होते हैं जब निम्न स्तर के ज्ञान लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो उनका समझते हैं, अपने आप कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम ऊंचे होते जाते हैं, उन ज्ञान का हम विश्लेषण भी करते हैं। जो हमें ज्ञान पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही है, गलत है, कैसा नहीं, उसकी हम जाँच भी करते हैं। तो वही कर रहा है, विश्लेषण करते हैं उसका। क्या कर रहे हैं हम, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करने के लिए ये है, तत्वों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना, कि एनालिसिस करना सही है नहीं है, व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण करना, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसका हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, फिर उसको हम संश्लेषण भी उनके बीच के संबंधों को जानते हैं, कि हमने छोटे छोटे भागों में बांट कर देख लिया, और फिर उसका संश्लेषण करेंगे। कहने का मतलब जो भी ज्ञान हमने ग्रहण किया, जिसको समझा, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका हमने क्या कर रहे हैं, विश्लेषण संश्लेषण कर रहे हैं कि वो सही है नहीं है। उसको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, फिर उनके संबंधों को जानते हैं। तो वही कह रहा अद्भुत संप्रेषण, यूनिक कम्युनिकेशन, योजना बनाते हैं, अमूर्त संबंध स्थापित खोजते हैं, उनके बीच का हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, मूवियों में देखा है, पिक्चरों में देखा है कि वो अपना आता है और सारा जैसे कोई केस करने लगता है, स्टडी करता है पुलिस में, तो जो भी चीज़ें होती है उसको छोटे छोटे भागों में उसको एक ब्लैक बोर्ड पर पिनअप करता जाता है, जो भी केस से संबंधित जो भी डिटेल उसको मिलती है। और लास्ट में खड़ा होकर इसे समझता है, वो कहता है हाँ ये चोर है। सीआईडी में भी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, सावधान इंडिया में भी देखा हो ये से। तो वो क्या कर रहा है, जो छोटे छोटे तत्वों में बांटा है उनके बीच के संबंधों को जान लेता है। तो वही क्या कहलाता है, संश्लेषण। उनके संबंधों को छोटे छोटे भागों में जो बांटा है समस्या, उसके संबंधों को जान लेना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण। योग करना, ये देखिए, योग करना, पुनर्व्याख्या करना, उसका सारांश देना, पुनः लिखना, मिलाना, सृजन करना, या तैयार करना, या विभाजित करना, या संकलित करना, संगठित करना, वर्णन करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, संश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं मूल्यांकन का। हम मूल्यांकन आप लोग जानते हैं, लास्ट चीज़ है, जो भी ये सबसे उच्च स्तर है कि मूल्यांकन हमें करना है, कि वह साक्ष्यों द्वारा निर्णय लेना है, या आंतरिक साक्ष्यों द्वारा निर्णय लेना है कि जो चीज़ हमने अभी विश्लेषण संश्लेषण किया, अब उसको ये देखना है कि जो ज्ञान ग्रहण किया है उसके संबंध में क्या सही है, गलत है, नहीं है, क्या है, या हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो आंतरिक साक्ष्यों द्वारा निर्णय लेना, कि जो हम चीज़ें ले रहे हैं, या बाह्य साक्ष्यों द्वारा निर्णय लेना, जो हम निर्णय लेते हैं, जो चीज़ के बारे में कोई चीज़ निर्णय लेना, लास्ट में सही है, गलत है, क्या नहीं है,
वही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। लास्ट में क्या कहलाता है, मूल्यांकन। इसमें देखिए अवगत कराना हो गया, तुलना करना हो गया, निष्कर्ष निकालना हो गया, आलोचना करना हो गया, सारांश देना होगा, उचित ठहराना, व्याख्या करना, निर्णय लेना, निर्धारण करना। क्या करना है यहाँ देखिए, मूल्यांकन, ठीक है, तुलना भी करना है, निर्णय भी लेना है। भाई लास्ट में हम जब किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये अच्छा बच्चा है, खराब बच्चा है, इसके बारे में टोटल हमारे पास डेटा इकट्ठा हो गया, हमने उसको विश्लेषण संश्लेषण कर लिया, तो अब उसके बारे में हम साफ साफ बता सकते हैं कि इनका पढ़ाना, जैसे ये टीचर अच्छा पढ़ाते, खराब पढ़ाते, क्या करते, क्या नहीं करते, सारा चीज़ हमने देख लिया। या किसी के बारे में, कोई पॉइंट के बारे में हम क्या है, पूरे किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, उसके बारे में हम जजमेंट दे सकते हैं, हमारा दिमाग जजमेंट दे सकता है, तो वो उच्च स्तर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, मूल्यांकन स्तर। ठीक है, तो ये था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हमने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बताया ब्लूम के अनुसार, और उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्यों का हमने आपको व्याख्यात करके बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भावात्मक क्रियात्मक उद्देश्यों का डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर कोई चीज़ डाउट है तो कमेंट करिए, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इस वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।